अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान गाजा में रुके हुए जंगबंदी अमल में पेशरफ्त पर जोर देंगे। बरतानी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुलाकात में लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान से मुतालिक इजराइल के खदशात भी ज़ेर बहस आएंगे। नेतन्याहू ने इस माह कहा था कि ट्रंप ने इन्हें बातचीत के लिए मदऊ किया है, जबकि वाशिंगटन फ़लस्तीनी इलाके के लिए उबूरी हुक्मरानी और एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द इजरायली रहनुमा से मुलाकात कर सकते हैं, ताहम व्हाइट हाउस ने इसकी तफसीलात की तस्दीक नहीं की। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात से मुतालिक तबसरे की दरख्वास्त पर कोई जवाब नहीं दिया। तौक़े है कि नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मार ए लागू बीच क्लब का दौरा करेंगे। उन्होंने 22 दिसंबर को कहा था कि बातचीत में गाजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के साथ ईरान और लेबनान पर भी गुफ्तगू मुतवक्के है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क के दिहाइयों पुराने और मकबूल तरीन फौजी रेडियो स्टेशन गैलिय सहल को बंद करने के हुकूमती फैसले को मुअत्तल करने का अबूरी हुक्म जारी कर दिया। आज जारी हुए फैसले में सुप्रीम कोर्ट के सदर आइज़ैक हमीद ने कहा है कि यह मुअत्तली जुज़वी तौर पर इसलिए की गई है क्योंकि हुकूमत ने इस बात का वाज़े अहद नहीं किया कि वो अदालत के हतमी फैसले से कबल कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसे वापस ना लिया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अटॉर्नी जनरल गैली ने भी इस मुअत्तली की हिमायत की है। गुज़िश्ता हफ्ते काबीना ने गैलिय सहल को बंद करने की मंजूरी दी थी, जिस पर 1 मार्च 2026 से कबल अमल दरामद होना था। 1950 में कायम हुआ ये स्टेशन अपने मुमताज़ खबरी प्रोग्रामों के लिए जाना जाता है और मुकामी व गैर मुल्की नामानिगार तवील अरसे से इसे फॉलो करते रहे हैं। एक सरकारी सर्वे के मुताबिक यह 17% मार्केट शेयर के साथ इसराइल का तीसरा सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन है। ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच पर फायरिंग करने वालों में से एक से बंदूक छीनकर कई जिंदगियां बचाने वाले अहमद ने कहा है कि मेरा मकसद सिर्फ मासूम लोगों को बचाना था। फ्रांसीसी खबरसां इदारे एएफपी के मुताबिक आज पीर को सीबीएस को दिए गए इंटरव्यू में अहमद का कहना था कि मुझे पता है कि मैंने काफ़ी लोगों को बचाया, मगर जो जान से गए इस पर बहुत अफसोस है। यह हमला मुबैना तौर पर साजिद अकरम और इनके बेटे नवीद अकरम ने 14 दिसंबर को उस वक्त किया था जब शहर सिडनी के बोंडाई बीच पर यहूदी कम्युनिटी की तकरीब जारी थी। हुकाम की जानिब से इक़दाम को यहूदी मुखालिफ और दहशतगर्द हमला करार दिया गया। इस वाक़े में 15 अफराद हलाक और दर्जनों की तादाद में जख्मी हुए। इस वाक़े के साथ ही चंद सेकंड्स की एक ऐसी वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई जिसमें एक शख्स फायरिंग करने वाले को पीछे से जाकर दबोच लेता है और झटका देकर बंदूक छीन लेता है। बादशाह इनकी पहचान अहमद के नाम से हुई, जिनका ताल्लुक मुल्क शाम से है और वो करीबी इलाके में फल बेचने का काम करते हैं। शाम के मरकजी बैंक ने नई शामी करेंसी के इजरा के हवाले से इंतजामी हिदायत जारी कर दी है। इन मालियाती इस्लाहात में शामी पाउंड के हिसाब से 2 सिफर ख़त्म करना और 90 दिनों तक पुरानी और नई करेंसी के बैक वक्त इस्तेमाल की इजाज़त देना शामिल है। दमिश्क में बैंक के हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया गया। मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल कादर अत्रिया ने कहा है कि ये इक़दाम एतमाद की बहाली और पायदार मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए जामे इदारे जाती हिकमत अमली का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नई करेंसी का इजरा महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये ठोस इदारे जाती बुनियादों पर मबनी एक जामे हिकमत अमली का कलीदी संग मील है। इस मंसूबे के तहत हर 100 शामी पाउंड को नई जमहूरिया अरबिया शाम के 1 पाउंड में तब्दील कर दिया जाएगा। पुरानी और नई करेंसी 90 दिनों तक साथ साथ चलेंगी और इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। चीन आलमी सिफारतकारी में अपनी बढ़ती हुई मौजूदगी की बुनियाद पर जनूबी एशिया के 2 ममालिक कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने आज पीर को अपने चीनी हम मनसब के साथ मुलाकात की। यह सहफ़रीक़ी इजलास मुतनाज़ा सरहद के शुमाल में और चीन के जुनूब मगरबी सूबे में तय पाया। ये मुलाकात थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान हफ्तों पर मुहित और 100 से ज़ायद अफराद की हलाकत का सबब बनने वाली जंग के खात्मे के लिए तय पाया है। मुआहदे पर दस्तखत 2 दिन बाद की गई है। मुलाकात में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों का मुतालबा किया और कहा है कि ना तो थाईलैंड और कंबोडिया के अवाम दोबारा जंग चाहते हैं और ना ही बहैसियत दोस्त मुल्क के चीन इसका ख्वाहिशमंद है, लिहाजा हमें पुख्तगी से मुस्तक़बिल की जानिब देखना और आगे बढ़ना चाहिए। कंबोडिया के वज़ीर ख़ारजा पराग सोकोन ने कभी अमन की उम्मीद जाहिर की और कहा है कि वो यकीन रखते हैं कि ताज़ा जंगबंदी पायदार रहेगी और दोनों ममालिक को अपने ताल्लुकात पर काम करने का और इख्तलाफात हल करने के पहले से तयशुदा तरीक़ों को बहाल करने का माहौल फराहम करेगी।
جنوبی کوریا کے وکلا نے 6 ماہ کی عدالتی کارروائی کے بعد ملک کے سابقہ خاتون اول کیم کیون ہی کو ریاستی معاملات میں غیر قانونی مداخلت اور بدعنوانی کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔ مقامی میڈیا کی آج جاری کردہ خبروں کے مطابق پروسیکیوٹروں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی کوریا کی سابقہ خاتون اول نے فنون لطیفہ کے فن پارے، زیورات اور ایک ہینڈ بیگ سمیت $2 لاکھ سے زائد مالیت کے تحائف بطور رشوت قبول کیا اور ریاستی معاملات میں مداخلت کی ہے۔ یونہیپ خبر رساں ایجنسی کے مطابق خصوصی اٹارنی مین جونگ کی ٹیم نے کہا ہے کہ کیم پس پردہ کام کرتی رہی۔ ٹیم کے معاون اٹارنی نے کہا ہے کہ سابق صدر کی شریک حیات عہدوں کی فروخت میں ملوث رہی اور عوام کی نظروں سے اوجھل رہ کر ریاستی معاملات میں غیر قانونی مداخلت کرتی رہی ہے۔ چین نے کہا ہے کہ منگل سے تائیوان کے گرد وسیع پیمانے کی بری و بحری فوجی مشقیں شروع کر دی جائیں گی۔ 5 علاقوں میں متوقع ان مشقوں میں براہ راست فائرنگ بھی شامل ہے۔ چین کے فوجی ترجمان اور تجربہ کار کرنل شی نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ 29 دسمبر سے PLA ایسٹرن تھیٹر کمانڈ انصاف فریدہ 2025 نامی مشترکہ فوجی مشقوں کے لیے اپنی بحری، فضائی اور راکٹ فورس دستوں کو متعین کیا جا رہا ہے۔ چین سرکاری خبررساں اینسی شین ہوا نے بھی چین مسلح افواج کے بروز منگل تائیوان کے گرد براہ راست فائرنگ مشقیں شروع کرنے کی اطلاع دی ہے۔ خبر میں ایک گرافک کی مدد سے جزیرے کے ارد گرد 5 ایسے علاقوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن کی بحری و فضائی حدود پابندیوں میں رہے گی۔ تائیوان فوج نے بھی جزیرے کے ارد گرد چینی مشقوں کے جواب میں فوجی متعین کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کے بعد روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں کہا ہے کہ ملاقات میں ہم نے امن مرحلے کے 95% پر بات چیت کی اور شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد اس مہلک ترین روس یوکرین جنگ کے خاتمے میں بہت ترقی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک چلتا رہا تو شاید چند ہفتے میں جنگ بندی طے پائی جائے گی، لیکن اگر معاملات خراب ہوئے تو زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کوششوں میں 1-2 بہت پیچیدہ مسائل باقی ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جنگ کے دوران پہلے سے حاصل کی گئی زمین سے متعلق ہے۔ ٹرمپ نے روس کے صدر پوٹین کے ساتھ بعد از جنگ یوکرین کی تعمیر نو پر بات کرنے کا بھی ذکر کیا اور کہا ہے کہ ماسکو توانائی، بجلی اور دیگر چیزوں کے سستے قیمتوں پر فراہمی سمیت مدد کرنے پر تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ امن منصوبے میں پیش رفت کے لیے یوکرین پارلیمنٹ سے خطاب کی پیشکش کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ مجھے نہیں یقین کہ یہ واقع ضروری ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ ماہانہ 25,000 جانیں بچانے میں مدد کرے تو میں یقیناً ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حوثیوں کے سربراہ عبد الملک حوثی نے خبردار کیا ہے کہ صومالی لینڈ میں کسی بھی اسرائیلی موجودگی کو عسکری ہدف سمجھا جائے گا۔ اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے بعد حوثی سربراہ عبد الملک حوثی نے آج جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ہم صومالی لینڈ میں کسی بھی اسرائیلی کی موجودگی کو اپنی مسلح افواج کے لیے عسکری ہدف سمجھتے ہیں۔ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا صومالیہ اور یمن کے خلاف جارحیت اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اسرائیل صومالی لینڈ کو خود مختار ریاست تسلیم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ترکیہ اور افریقہ و مشرق و سطح کے مملکت سمیت متعدد ممالک نے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ واضح ہے کہ صومالی لینڈ نے 1991 میں صومالیہ سے علیحدگی کا اعلان کیا، لیکن اسے کسی ملک نے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا تھا۔ اعلان علیحدگی کے بعد سے صومالی لینڈ ایک خود مختار انتظامی، سیاسی اور سیکورٹی اکائی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ صومالیہ مرکزی حکومت اس خطے پر کنٹرول نافذ کرنے سے قاصر ہے اور صومالی لینڈ قیادت بین الاقوامی سطح پر قومی شناخت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ صومالیہ حکومت صومالی لینڈ کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے اور اسے اپنی زمین کا ایک لازمی حصہ قرار دیتی ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی براہ راست معاہدہ یا رابطے کو ملک کی خود مختاری اور اتحاد کی خلاف ورزی تصور کرتی ہے۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں پیش آئے ایک فضائی حادثے میں 2 ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے، جس کے بعد ایک شخص ہلاک جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2 ہیلی کاپٹرز کے حادثے کے بعد علاقے میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ بیسن روڈ کے علاقے میں 2 ہیلی کاپٹروں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے کے بعد ایک ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی۔ پولیس نے حادثے میں ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے میں شدید زخمی ہونے والے شخص کو اسپتال منتقل کیا گیا، جس کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں پائلٹ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اسپین کے ایک مہاجرین کے حقوق کے گروپ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال اسپین پہنچنے کی کوشش کے دوران 3000 سے زیادہ تارکین وطن ہلاک ہوئے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد میں 2024 کے مقابلے میں نمایاں کمی ہوئی ہے، کیونکہ اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے۔ مہاجرین کے حقوق کے گروپ واکنگ بارڈرز کے کارکن کامینانڈو فرینتراس نے کہا کہ 15 دسمبر تک ریکارڈ ہونے والی 3090 اموات میں سے زیادہ تر افریقہ سے اسپین کے کینری جزائر تک اٹلانٹک
मुहाजरत के रास्ते पर हुई, जो दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में शुमार होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगरचे कैनरी जज़ायर में तारिकीन वतन की आमद में नुमायां कमी आई है, लेकिन एक नया ज्यादा दौर और ज्यादा खतरनाक रास्ता उभर कर सामने आया है, जो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। ये ग्रुप अपने आदादोशुमार तारिकीन वतन के खानदानों और बचाए गए अफराद के सरकारी आदादोशुमार से मरतब करता है। हलाक होने वालों में 437 बच्चे और 192 ख्वातीन शामिल थी। गाजा पट्टी में सर्दियों की बारिश के दौरान कैंप ज़ेर आब आ गए हैं और फलस्तीनी अपने खैमों में किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में 2 साल से जारी जंग के बाद बेघर हुए लाखों फलस्तीनी महीनों से इन खैमों में रह रहे हैं, जो अब खस्ताहाल हो चुके हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू आज पीर के रोज़ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जंगबंदी के दूसरे मरहले पर मुतवक्किल मुलाकात के लिए फ्लोरिडा रवाना हो गए। जंगबंदी का पहला मरहला 10 अक्टूबर से नाफिज हुआ था, जिसका मकसद गाजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफा करना था और इसमें पनागाहों जैसी सहूलियात भी शामिल थी। गाजा के जुनूब में वाक़ खान यूनुस शहर में बारिश के बाद बिस्तर, कपड़े और सामान भीग गए और मिट्टी के चूल्हे पानी में डूब गए। चप्पल पहने बच्चे कीचड़ से भरे गड्ढों में से गुजरते दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग डब्बों की मदद से खैमों से पानी निकालते देखे गए। जनूबी गाजा के राफा से बेघर हुए तराबीन ने कहा है कि पानी जमा हो गया था और बदबू फैल गई थी। खैमा उड़ गया और हमें नहीं मालूम कि हम क्या करें, कहां जाए। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। CNN न्यूज़ 18 की जानिब से जायजा ली गई इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान पर इल्जाम है कि वो आइंदा आम इंतखाबात से कबल बांग्लादेश के सियासी माहौल को मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अपोजिशन जमातों की पशपनाही की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत, जिसकी क़यादत नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, इनके साथ बढ़ते हुए रवाबित ने सिफारती और सिक्योरिटी हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये रवाबित आइंदा आम इंतखाबात से कबल बैरूनी मुदाखलत की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। आला सिफारती और इंटेलिजेंस ज़राए ने CNN न्यूज़ 18 को बताया कि यह सरगर्मियाँ मामूल की सिफारतकारी से कहीं आगे जा रही है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बराए बांग्लादेश ने हाल ही में मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, जिसमें सियासी मुंतकली और मुस्तकबिल के बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। अगरचे इस मुलाकात को सरकारी तौर पर मामूल की सिफारती सरगर्मी करार दिया गया, ताहम यूनुस हुकूमत की अबूरी और गैर मुंतखब हैसियत के बाद इस मुलाकात को गैर मामूली समझा जा रहा है। CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इस्लामाबाद न सिर्फ अबूरी हुकूमत के साथ मुसलसिल राब्ते में है, बल्कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की मुखालिफ सियासी जमातों से भी रवाबित रखे हुए हैं। इन रवाबित को बांग्लादेश के ढाका में मौजूद सिफारतकार और निगरानी करने वाले इदारे बगौर देख रहे हैं, क्योंकि खदशा है कि यह सरगर्मियाँ सिफारती हुदूद से तजाविज़ कर रही है। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशों के हवाले से पाकिस्तानी उलमा और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के हालिया बयानात का खैर मुक़द्दम किया है। अफगान टेलीविजन चैनल तुलू न्यूज़ के मुताबिक काबुल म्यूनसिपलिटी और दीगर इदारों की कारकर्दगी के इतराफ़ में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए हक्कानी ने कहा है कि वो ऐसे तमाम बयानात को सराहते हैं जो दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान मसाइल के हल में मददगार साबित हों। सिराजुद्दीन हक्कानी का कहना था कि कल ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने अफगानिस्तान के हवाले से मुस्बित बातें कही, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी की जानिब से भी खैर सगाली और बरादराना बयानात का हम खैर मुक़द्दम करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में उलमा का एक इज्तिमा हुआ, जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी ने अफगानिस्तान के हक़ में बयानात दिए, जिस पर हम इनके शुक्रगुजार हैं।